हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th एसएसटी क्लास 9 सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। हाफ ईयरली जो आपके एग्जाम है, मिड टर्म एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैनल पे आपको पूरे हाफ ईयरली के क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएंगे, तो आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज नेल्सन मंडेला सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट इन 1964? तो जो नेल्सन मंडेला थे उनको, नेल्सन मंडेला आप जानते हैं नेल्सन मंडेला कौन थे, उनको जीवन भर की सजा क्यों दी गई 1964 में? उन्होंने ऐसी क्या गलती करी थी कि उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी जब तक वो जिंदा रहे, जब तक उन्हें जेल में रहना पड़ेगा, तो उनको ये सजा क्यों दी गई 1964 में? तो इसका आंसर है, ही डेयर टू अपोज द अपार्थियन रिजाइम इन हिज कंट्री। क्योंकि नेल्सन मंडेला ने ही हिम्मत करी थी, डेयर का मतलब हिम्मत करी थी अपार्थियन रिजाइम के खिलाफ कंट्री में। अपार्थियन रिजाइम का मतलब है गोरे और कालों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होना, भेदभाव होना। नेल्सन मंडेला जो है पूर्व देश के पहले नागरिक थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जो गोरे और कालों के बीच में पक्षपात था, काले लोगों को हमेशा दबाया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन कराया जाता था, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि काले लोग भी इंसान हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए। तो उनकी जो ये बात थी सरकार को पसंद नहीं आई, गोरे लोगों को पसंद नहीं आई, और उन्होंने उनको क्या करा, लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया। तो गवर्नमेंट, तो नेल्सन मंडेला को क्यों जेल में डाला गया? क्योंकि ही डेयर टू अपोज, एक नंबर में क्वेश्चन में आता है कि ही डेयर टू अपोज अपार्थियन डिजाइन। अपार्थियन डिजाइन का मतलब गोरे और कालों का भेद, जो गोरे और कालों में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। समझ आ गया? तो अपार्थियन डिजाइन के कारण उन्हें क्या करा गया, लाइफ इम्प्रिजमेंट डाला गया। नेक्स्ट है, व्हाट वाज अपार्थियन? अपार्थियन का मतलब क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बता दिया अपार्थियन का मतलब क्या होता है। अपार्थियन का मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे गोरे और काले के आधार पर, देखो अलग अलग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन औरत आदमी के हिसाब से, फेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस के हिसाब से, कास्ट, तो आपको पता ही कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ऊंची जाति नीची जाति, ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय। मगर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये होता है जो काले लोग हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उसे बोलता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो अपार्थियन का मतलब है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, याद रखना, अपार्थियन का मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसका व्हाट इज द कलर ऑफ द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका? जो साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग थे उनका रंग कैसा था? तो साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पीपल थे उनका रंग काला था, इसलिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। कौन? गोरे अंग्रेज। जो साउथ अफ्रीका में गोरे लोग थे वो काले लोगों के खिलाफ भेदभाव करते थे। तो याद रखना, नेटिव पीपल जो थे साउथ अफ्रीका के, उनका रंग कैसा था बेटा? काला रंग था। वट ब्लैक कुड नॉट डू? जो काले लोग थे वो साउथ अफ्रीका में क्या नहीं कर सकते थे? तो काले लोग चर्चों में नहीं जा सकते थे। काले लोग, दे डू नॉट विजिट टू चर्च, वो चर्च नहीं जा सकते थे। दे कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन, वो अपनी एसोसिएशन यानी 10 20 50 लोगों का ग्रुप नहीं बना सकते थे, एसोसिएशन नहीं बना सकते थे। दे कुड नॉट लिव इन द वाइट एरिया, और जहाँ पे गोरे लोग रहते थे, पैसे वाले लोग, गोरे लोग रहते थे, वहां पर भी ब्लैक लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने का, रहने का, पढ़ने का अधिकार नहीं था। यानी जो ब्लैक लोग थे ये कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। ना तो वो चर्च में जा सकते थे, पूजा कर सकते थे, ठीक है, ना वो अपनी एसोसिएशन ग्रुप बना सकते थे, और ना ही वो, अगर वो पढ़े लिखे भी हैं, पैसे वाले भी हैं, फिर भी वो गोरे लोगों के एरिया में नहीं जा सकते थे। उनके स्कूल्स या इन सारी चीजों के साथ भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्लियर है ये सारे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएनसी? एएनसी की फुल फॉर्म क्या है? तो एएनसी की फुल फॉर्म जो है बेटा वो है आपकी अफ्रीकन नेटिव कमेटी। एएनसी की फुल फॉर्म है अफ्रीकन नेटिव कमेटी, ठीक है। तो अफ्रीकन नेटिव कमेटी, याद रखना, कई बार नेटिव क्योंकि नजदीकी, नेटिव का मतलब नजदीकी, अफ्रीका के नजदीकी लोगों की कमेटी। कई बार बच्चे नेशनल लिख लेते हो, गलत है, ठीक है। अफ्रीकन नेटिव कमेटी इज द फुल फॉर्म ऑफ एएनसी। नेक्स्ट है, व्हेन डिड साउथ अफ्रीका बिकम इंडिपेंडेंट? साउथ अफ्रीका कब आजाद हुआ? जैसे भारत कब आजाद हुआ? भारत कब आजाद हुआ? 1947 पे, पता है ना आपको? 15 अगस्त को तो आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947, 1947 में। ऐसे ही जो साउथ अफ्रीका, वो कब इंडिपेंडेंट हुआ? तो साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ 26 अप्रैल 1994 को। देख लो, हमारे भी बहुत समय बाद साउथ अफ्रीका क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। साउथ अफ्रीका ने हमसे भी ज्यादा समय तक क्या रहा, गुलामी रही। तो साउथ अफ्रीका कब इंडिपेंडेंट हुआ? 26 अप्रैल 1994, याद रखना, हमारे बाद हुआ है।
नेक्स्ट है 7th, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है फ्री इंडिया। फ्री इंडिया का मतलब आजादी के बाद। तो ठीक है, आजादी से पहले तो अंग्रेजी थे, आजादी के बाद हमारे जो थे पहले एजुकेशन मिनिस्टर, जिसने जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे वो कौन थे। तो हमारे आजादी के बाद जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे वो अब्दुल कलाम आजाद थे। कौन थे वो? अब्दुल कलाम आजाद, याद रखना। ठीक है, तो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे आजादी के बाद। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट रोट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब भारत का संविधान बन रहा था, ठीक है, इंडिपेंडेंट में भारत का संविधान जब बनाया जा रहा था, उस टाइम पे कितने लोग जो थे संविधान को बनाने में थे वहां पे? तो 299 लोगों ने मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो भारत का संविधान कितने लोगों ने बनाया? 299 पीपल्स मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इन इफेक्ट। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू हुआ? यानी कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना, ठीक है, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अच्छे से कब से लागू हुआ? तो 1950 से इंडियन जो था वो कब लागू हुआ? कब से हुआ? 26 जनवरी 1950। कब से लागू हुआ? 26 जनवरी। इसलिए तो देखो 47 में हमारा देश क्या हुआ? इंडिपेंडेंट हुआ। 47 में इंडिपेंडेंट हुआ और 47 के बाद 3 साल और लगे, यानी 1950, यानी टोटल 3 साल के बाद हमारे कानून को, जो संविधान था उसको लागू किया गया। 3 साल तक देश ऐसे ही चल रहा था। तो 1947 से 1950, तो याद रखो 1947 में देश इंडिपेंडेंट हुआ और 1950 में, कई बार बच्चे सोचते हैं जब देश आज़ाद हुआ जब भी कॉन्स्टिट्यूशन चलने लगा, नहीं, तो जब आज़ाद हुआ उसके 3 साल बाद, यानी 1950। और डेट याद रखनी है 26 नवंबर, इसीलिए हम 26 जनवरी, इसलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं ना। तो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस के लिए और 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करने के लिए, कि कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन से एक्टिव हो गया, चालू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है, आज इंडिया में भी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मुख्य कारण क्या था? लोग जो नेता भी थे और पब्लिक भी थी, वो डेमोक्रेसी को क्यों पसंद कर रही थी? ऑप्शन ए लिखा है लीडर की चेंजिंग, लीडर चेंज होते रहे इसलिए, तो नहीं, लीडर का कोई इससे लेना देना नहीं है, लीडर चेंज होने का कोई लेना देना नहीं है। डिले द आर ऑफन मेड द टेकिंग डिसीजन, डिले होने से डिसीजन क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, इसका ये भी मतलब नहीं है। तो डेमोक्रेसी का मतलब है द डिग्निटी ऑफ सिटीजन इज इनहांस। जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत को बनाया रखा जाए, ठीक है, और ना कि पॉलिटिकल कंपटीशन विद वेरी परमानेंट। देखो गौर से, आज इंडिया में डेमोक्रेसी है तो बहुत बार लीडर चेंज नहीं होते। पहले कांग्रेस के पीएम थे, ठीक है ना, पहले कांग्रेस की सरकार थी, कई बार कांग्रेस के ही रिपीटेड, आज बीजेपी की सरकार है, 3 बार मोदी जी लगातार पीएम बन गए, तो क्या लीडर चेंज हुए? नहीं। तो डेमोक्रेसी का लीडर चेंज होने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। टेकिंग द डिसीजन डिले, तो डिले, आज भी डिसीजन डिले होते हैं। अगर कोर्ट केसों की बात करो या कोई और चीज़ की बात करो तो कई बार 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं, डिसीजन सरकार ले ही नहीं पाती। कई इलाकों का डेवलपमेंट नहीं हुआ, रोड नहीं बन पा रही, तो वहाँ भी डिले हो रहा है। पर जो जब वोट का टाइम आता है तो हर व्यक्ति का वोट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए तो हर सरकार जो है क्या चाहती है कि जो जितने भी सिटीजन है वो उनसे हैप्पी रहे। तो वोटिंग जो है उससे, यानी डेमोक्रेसी में वोटिंग का राइट होता है लोगों पे, और वोटिंग के कारण क्या होती है, जो लोगों को वोटिंग के टाइम पे उनकी डिग्निटी बनाई रहती है, तो सिटीजनों को इज्जत दी जाती है। अगर डेमोक्रेसी ना हो तो जो हम लोगों को 5 साल में जो वोट देने का अधिकार है वो भी ना मिले तो हमारी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो डेमोक्रेसी का जो पर्पज है वो क्या है? डिग्निटी ऑफ सिटीजन इज इनहांस, लोगों की डिग्निटी को बढ़ाना और अच्छा करना, लोगों की इज्जत गवर्नमेंट के आगे या जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है विच रीजन ऑफ अकाउंटेबल फॉर द डेथ ऑफ नियर बाई 3 करोड़ पीपल इन चाइना फेमाइन इन 1958 to 61। जो चाइना में 1958 से 1961 तक 3 करोड़ लोग मर गए। कितने लोग मरे? 3 करोड़ लोग मरे। उसका क्या कारण था? देखो पहले तो मतलब समझ लो फेमाइन का। फेमाइन का मतलब होता है खाने की कमी। चाइना में 1998 से लेके 1961 तक खाने की बहुत ज्यादा कमी थी, तो लोग भूख से मर रहे थे, माल न्यूट्रिशन से मर रहे थे। तो इसका मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन में एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि चाइना में तो अभी भी डेमोक्रेसी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी भी ना है
अब्सेंस है ना प्रेजेंस है, कोई लेना नहीं। वीक इकोनॉमिकल सेटअप, ये भी नहीं है। इसका कारण है गवर्नमेंट नेग्लिजेंसी, गवर्नमेंट ने ध्यान ही नहीं दिया बहुत सारे लोगों के ऊपर कि उन्हें खाना मिल पा रहा है। जैसे आज की डेट में इंडिया में भी और हर जगह पे फूड सिक्योरिटी बिल है कि खाना सबको मिलेगा, इसलिए राशन फ्री है, शिक्षा फ्री मिलेगी, इलाज फ्री मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही चाइना में, मगर चाइना की गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों के ऊपर ये ध्यान ही नहीं दिया कि इन्हें खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी के कारण 3 करोड़ लोग चाइना में 1958 में मर गए। चाइना फेमाइन का मतलब है जो लोग भूख से मरे, जो लोग खाने की कमी से गए, तो उसे बोलते हैं फेमाइन। क्लियर है? तो आंसर है गवर्नमेंट नेग्लिजेंसी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ डेमोक्रेटिक, ये भी बता ही दिया मैंने। चाइना, चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। चाइना में आज भी कोई लोगों से कोई वोट वगैरह का चक्कर नहीं है, तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक के क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपके हैं मैच द फॉलोइंग, तो जल्दी से मैच कर लेते हैं। पहला है सॉवरेन। सॉवरेन का मीनिंग क्या होता है? और सॉवरेन का मीनिंग होता है पीपल हैव अ सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन। सॉवरेन का मतलब जहाँ पे लोगों के जो डिसीजन है लेने का सबसे पहला अधिकार हो। तो सॉवरेन कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे सबसे पहला अधिकार किनका होता है? लोगों का होता है, जनता का होता है, ठीक है। तो पीपल हैव अ राइट टू सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, उन्हें बोलते हैं सॉवरेन। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है रिपब्लिक का मतलब होता है आपका हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, ठीक है। यानी रिपब्लिक में आप इंडिया समझ सकते हो कि हेड ऑफ द स्टेट इन एन इलेक्टेड पर्सन, जहाँ पे जो हेड होता है देश का या स्टेट का, उसको जनता ने चुना होता है। जैसे कि देश का पीएम कौन है? मोदी, तो उसको सब लोगों ने वोट दिया, ठीक है, सबसे ज्यादा वोट उसे मिले तो प्राइम मिनिस्टर बना। अगर कोई देश का सीएम है किसी स्टेट का, तो उसे भी सबसे ज्यादा लोग पहले वोट देंगे, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो क्या बनेगा? वो हेड बन जाएगा उस स्टेट का, ठीक है। पर वो स्टेट का हेड कब बनेगा? जब पब्लिक उसे वोट देगी। तो रिपब्लिक का मतलब क्या? हेड ऑफ द स्टेट इन इलेक्टेड पर्सन। और सॉवरेन का मतलब जो लोग हैं उनके पास सुप्रीम पावर है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टर्निटी। नेक्स्ट क्या है? फर्टर्निटी। तो यानी पीपल शुड लिव लाइक अ ब्रदर एंड सिस्टर, जहाँ पर लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, भाई बहन की तरह रहते हैं, तो वहां पे उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे फर्टर्निटी। नेक्स्ट है सेकुलर। सेकुलर का मतलब इंडिया को सेकुलर कंट्री भी बोलते हैं। गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन, जहाँ पे सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, ठीक है। तो ये नहीं कहेगी सरकार के अपने फंड से मंदिर बना रही है या मस्जिद बना रही है, गुरुद्वारा या चर्च बना रही है, जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि इंडिया में सरकार ऐसा नहीं करती। मगर अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात करेंगे, ठीक है, इराक की बात करेंगे, तो वहाँ की सरकारें अपने पैसे से क्या बनाती हैं? मस्जिदें बनाती हैं। अगर यूएस की सरकार की बात करेंगे तो अपने पैसे से क्या बनाती हैं? चर्च बनाती है। मगर इंडिया की सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री मानी जाती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अपने पैसे से, यानी गवर्नमेंट के धन से, आप अपनी सैलरी से कुछ भी कर सकते हैं, मगर आप गवर्नमेंट का पैसा जो पब्लिक बनी है उससे आप किसी भी धर्म को एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, ना किसी धर्म को ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे मैच द फॉलोइंग है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने क्या करा था? तो जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने क्या करा था? उन्होंने प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928। तो मोतीलाल नेहरू ने भी भारत का संविधान बनाया था, मगर अंग्रेजों के समय पे। ब्रिटिश जब थे इंडिया में, जब इंडिया क्या था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको 1928 में उसको मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर क्या थे? वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी। जब भारत का संविधान बन रहा था तो उस संविधान कैसा बने, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? वो अम्बेडकर साहब थे, बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? वो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। जब जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, तो कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कौन थी? सरोजिनी नायडू मेंबर थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मेंबर थी सरोजिनी नायडू। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ये प्रेसिडेंट थे। तो राजेंद्र प्रसाद was the president, Sarojini Naidu was the member of constitution, B R Ambedkar was the chairman of drafting
committee and Motilal Nehru was the person who made the constitution when British were the ruler of India 1928। क्लियर है? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाफ ईयरली के लिए, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। चैनल पे और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, आप उनसे अपने हाफ ईयरली एग्जाम को अच्छा दे सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना पाएँ, ताकि आप हाफ ईयरली बिना ट्यूशन के अच्छे से स्कोर कर पाएँ। हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।